नमस्कार। हमने दूसरा पाठ पढ़ा दादी माँ और आज हम तीसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं हिमालय की बेटियाँ। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हिमालय की कहीं बेटियाँ हैं, लेकिन हिमालय की बेटियाँ मतलब हिमालय स्वयं पिता हुआ, और उसकी बेटियाँ मतलब किसे कहा गया होगा? कहा गया है नदियों को। किसे कहा गया है? नदियों को कहा गया है। अब देखिए, हमारा जो भारत है उसकी एक विशेषता है, जैसे कि आप भूगोल में भी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो मुख्यतः नदियों के किनारे किनारे हुआ है, क्योंकि वह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ होता है। और ये क्षेत्र उपजाऊ क्यों है? क्योंकि ये मुख्यतः गंगा की घाटी कहिए, इधर सिंधु की घाटी कहिए, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी कहिए, तो इन नदियों की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। और ये सारी की सारी 12मासी नदियां हैं। 12मासी नदियां मतलब क्या है? ये आप देखिए, यहाँ हिमालय से निकलने वाली जो ये नदियां हैं वो 12मासी क्यों हैं? तो क्योंकि ये हमारा जो हिमालय है वो बर्फ से ढका रहता है, अधिकतर बर्फ से ढका रहता है। और बर्फ के पिघलने, गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है और उससे जो नदियाँ बहती है वो 12मासी नदियाँ कहलाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है वो गर्मियों में सूख जाती है, जबकि उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो 12 महीने बहती रहती है। और मुख्यतः जैसे आप देखते होंगे कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, उसको आकर मिलती है यमुना। देखिए गंगा की कितनी सारी सहायक नदियाँ हैं, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, सोन है, केन है, बेतवा है ना, सिंध है, चंबल है। ये सारी की सारी नदियाँ आकर गंगा से मिलती है, और गंगा पश्चिम बंगाल से होती हुई फिर बांग्लादेश में चली जाती है, ढाका में, जहाँ उसको पद्मा कहते हैं। तो इस प्रकार वैसे ही देखिए आप, ब्रह्मपुत्र जो है वो भी कि बहुत सबसे विशाल नदी है, और जितनी खतरनाक नदी है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, उतना ही वो वरदान भी मानी जाती है अपने उपजाऊ क्षेत्र के लिए। बहुत कारण फुल फ्लो है उसका। हर बारिश के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि असम में बाढ़ आती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में उसके कारण बाढ़ आती है, लेकिन वो एक तरह से वरदान भी है, क्योंकि जो उपजाऊ गाद वो छोड़कर जाती है, वो गाद जो है वो चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लोग उसका इंतज़ार भी करते हैं कि बाढ़ आकर जाए और बाद में हम लोग धान की रोपाई करें। तो आप यहाँ देखेंगे सतलुज नदी है, और हमारा पंजाब जो है वो 5 नदियों के कारण बना है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज से। ये 5 नदियों इसीलिए वहाँ पर गेहूँ की पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, अच्छी होती है आज भी। लेकिन धीरे धीरे प्रदूषण के कारण अब दृश्य बदल रहा है। तो इस तरह ये जो है उत्तर भारत पूरा 12मासी नदियों के बहने से बनता है, और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र वैसे हिमालय के कारण बना हुआ है। तो इसीलिए ये जो नदियां हैं आप देखते होंगे, ये हिम नदियों से निकलने वाली नदियां हैं। तो इसका जो स्वरूप हिमालय के कंधों पर है, मतलब हिमालय की श्रेणियों में है, कंधों पर मतलब भी मानवीकरण हुआ। हिमालय की श्रेणियों में जो इसका रूप है वो मैदानों में आकर बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है। हिमालय के कंधे पर ये बिल्कुल पतली सी धाराएं हैं। किसी भी नदी का उद्गम काफ़ी पतला होता है, सूक्ष्म होता है, लेकिन जैसे ही मैदानों में उतरती है, इसका विस्तार और इसका विशाल रूप देखकर कोई ये अनुमान भी नहीं लगा सकता कि ये हिमालय के श्रेणियों में इतनी दुबली पतली और इतनी पतली रही होगी, और नीचे उतरकर, क्योंकि इसके साथ अनेक जलधाराएं मिलती जाती है, इसका रूप व्यापक होता जाता है, और साथ ही जो फ्लो होता है वो श्रेणियों में बहुत तीव्र होता है, कहीं गिरती है, कहीं झरने के रूप में बहती है। तो इस प्रकार से उछलती
पड़ती गिरती ये मैदानों में आकर स्थिर रूप धारण कर लेती है और इसका रूप बड़ा विशाल हो जाता है। तो इसीलिए इसे हिमालय की श्रेणियों पर एक बालिकाओं के समान कहा गया है। उसकी तुलना बालिकाओं के समान की गई है और जैसे ही मैदानों में उतरती है वो एक महिला का रूप धारण करती है और बाद में जैसे ये समुद्र में जाकर मिलती है ये वृद्धावस्था, जिस प्रकार मनुष्य की अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, वैसे नदियों की भी होती है। बाल्यावस्था जहाँ से उसका उद्गम होता है, प्रौढ़ावस्था कहिए जहाँ वो मैदानी क्षेत्रों में विशाल रूप धारण करके बहती है और उसके बाद उसके जहाँ वो नदियों सागर से मिल जाती है फिर से वो अनेक भागों में बढ़ जाती है, जैसे गंगा भी बढ़ जाती है सुंदरबन डेल्टा बनाती हुई। तो इस प्रकार नदियों की भी अपनी अवस्थाएं होती है, उसी का मानवीकरण करने का प्रयास नागार्जुन ने इस पाठ में किया है। तो ये है हिमालय बर्फ से ढका हुआ। नागार्जुन है हमारे हिंदी के साहित्यकार जो कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे बांग्ला है, संस्कृत है, हिंदी है, मैथिली है इत्यादि। तो इन्होंने ये वास्तव में ये जो भाषा है इनकी इस साहित्य में संस्कृत निष्ठ हिंदी है। कौन सी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तो नागार्जुन 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1918 तक इनका कार्यकाल रहा है। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम मतलब जिनकी तुलना नहीं की जा सकती वैसे लेखक और कवि है। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक अपनी नई रचनाएं, मौलिक मतलब नई रचनाएं भी की है तथा संस्कृत तथा बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया है। मौलिक उनकी अपनी रचनाएं भी है और अनुवाद कार्य भी है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये बर्फीला प्रदेश कैसा दिखाई देता है। बाद में ये नदी वहाँ इतनी खतरनाक स्थिति होती है इन पर्वतों पर चढ़ते समय कि सपाट कब आपने पैर रखा और आपका पैर ऊपर से तो बर्फ दिखती है लेकिन अंदर से पूरा पानी होता है, तो आप कहाँ फंस जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी 12 नदियाँ यहाँ से उनका उद्गम होता है। शुरुआती रूप इसका ये है और जैसे जैसे ये मैदानों में आती है उनका बहना शुरू हो जाता है। पाठ का सारांश। इस पाठ में नदियों का मानवीकरण किया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि ये मैदानों में शांत एवं संभ्रांत मतलब उच्च कुल की महिला की तरह प्रतीत होने वाली होती है। मतलब ऐसे लगता है वे मैदानों में शांत महिला की तरह है, उच्च कुलीन महिला की तरह पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर बालिकाओं के समान व्यवहार करती है। वास्तव में प्रकृति का यह अद्भुत रूप देखकर लेखक चमत्कृत हो जाता है। चमत्कृत मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि पर्वत श्रेणियों पर इसका इतना छोटा रूप मैदानों में आकर इतना विशाल कैसे हो गया, तथा हिमालय को पिता, नदियों को उसकी बेटियां तथा समुद्र को उसका दामाद तक कह देता है। इस प्रकार प्रकृति का इस प्रकार से मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण मतलब जैसे मनुष्य की गतिविधियां होती है वो गतिविधियां प्रकृति पर आरोपित करना। पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब लिखिए उच्च कुलीन, भांति मतलब की तरह। इनमें उनके प्रति मेरे दिल में आदर एवं श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता। जैसे दादी, मामी, मौसी के गोद में बैठकर बच्चा प्रेम पाता है, उसी प्रकार उन नदियों के भीतर गोता लगाकर मैं वैसे ही शांति की अनुभूति करता था। मुझे कहीं ना कहीं उनसे प्यार मिलता था। परंतु जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब मैं हिमालय की श्रेणियों पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। कौन वे? जो मैदानों में विशाल रूप धारण किए हुए थी, वे हिमालय के कंधों पर श्रेणियों में कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मतलब सपाट मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, उनकी वह भावभंगी मतलब
आकृति, उनकी भावभंगी पर्वत श्रेणियों पर कैसी होती है? आड़ी तिरछी होती है, लेकिन मैदानों में आकर वो कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? उल्लास मतलब आनंद, जो उछलती कूदती आनंदित वो श्रेणियों पे, पर्वत श्रेणियों में दिखाई देती है, वो आनंद अब कहाँ जाता है? ऐसे उसका प्रवास ऐसे होता है, उसका प्रवाह ऐसे होता है मानो वो खिलखिलाकर एक दूसरे को ढकेलती, उछलती कूदती आगे जा रही हो। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल मतलब आश्चर्य और विस्मय नहीं होता। कली फूल में बदलती है, लड़की महिला में परिवर्तित होती है। यह परिवर्तन भी इतना विस्मयकारी नहीं है जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर, इन नदियों को देखकर, इसके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को देखकर, इनके क्रियाकलाप देखकर, इनके क्रियाकलापों का परिवर्तन देखकर जो आश्चर्य होता है, वो किसी लड़की का, किसी बालिका का महिला में परिवर्तन होते हुए देखकर भी नहीं होता, ना किसी कली का फूल में परिवर्तन होते हुए देखकर भी होता है। तो अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बालीला देखकर। इन पंक्तियों में लेखक नागार्जुन मैदानों में बहने वाली नदियां, जो शांत, गंभीर, उच्च कुलीन महिला की भांति प्रतीत होती थी, की तुलना पहाड़ों पर बहने वाली नदियों से करते हैं, जो पर्वतों पर दुबली, पतली, हंसती, खेलती, उछलती, कूदती, अल्लड़ बालिका की तरह प्रतीत होती। इन पंक्तियों में लेखक ने नदियों का क्या किया है? मानवीकरण किया है। जैसे श्रेणियों पर वो बालिका के समान दिखती है, तो मैदानों में आकर महिलाओं के समान। उस शब्दार्थ लिखिए। संभ्रांत मतलब उच्च कुल की, प्रतीत होना मतलब लगना, हिमालय के कंधे पर चढ़ना, हिमालय के ऊपर चढ़ना, भावभंगी मतलब आकृति, विस्मय मतलब आश्चर्य। कहाँ भागी जा रही है वह? कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास रखा ही क्या है। क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी? कहाँ भागी जा रही है? इतनी इतनी तेज गति से कहाँ जाना चाहती? कौन लक्ष्य है? मतलब इनका उद्देश्य कहाँ, किससे जाकर मिलना है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? हिमालय इतने विलाड़ प्यार से इनका पालन पोषण करता है, तो शायद वो उससे तृप्त नहीं है। वो जाकर किससे मिलना चाहती है? अपने पति से मिलना चाहती है, समुद्र से मिलना चाहती है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ मतलब बर्फ पिघल जाने के बाद जो पहाड़ खुला रह जाता है, उसे बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ कहा गया है। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। वनस्पति कहाँ उगती है हिमालय पर? बर्फ के नीचे थोड़ी उगेगी। वहाँ की वनस्पति अलग होती है, लेकिन दो पर्वतों के बीच जो घाटी होती है, वहाँ पर तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वो घाटियाँ हरी भरी होती है, वहाँ से नदियाँ बहती है। बंधुर आदित्यकाय मतलब टेबल लैंड, सपाट टेबल लैंड। सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपत्यकाएं भी मतलब घाटियाँ, हरी भरी घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन मतलब इनका घर, खेलने कूदने का घर इस प्रकार से बना हुआ है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा कैल, ये क्या है? वहाँ पर हिमालय में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम हैं। इन जब जंगलों से जाकर होकर गुजरती है, जंगल कहाँ पाए जाएंगे? हिमालय पर्वत की सतही भाग में, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर प्रवाह इतना तेज नहीं होगा, नदियों का प्रवाह क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा।
तो शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। बीती बातें तो इनकी गति धीमी हो जाती है। शायद ये थोड़ा देर रुककर सोचती है कि मैंने कहाँ से मेरा प्रवास शुरू किया था, मैंने कहाँ से मेरा उद्गम हुआ था, मैं कहाँ कहाँ से आई, कितना मज़ा आया मुझे इस प्रकार से कूदने में, कहाँ मुझे कठिनाई हुई। तो इस प्रकार इसे बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब इन बेटियों का ध्यान रखते रखते ये बूढ़ा बाप हिमालय कितना पागल हो जाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर अगर पूछिए तो विराट मान के सिवाय उनके पास और रखा क्या है। कभी जाकर पूछिए हिमालय से कि तुम कितने परेशान हो जाते होंगे इनको झेलते झेलते, तो वो हिमालय मौन ही रहता है। किसी बाप को अपनी बेटी बोझ नहीं लगती। इन पंक्तियों में लेखक ने मानवीकरण करते हुए लिखा है कि इन नदियों का लक्ष्य कौन सा है तथा ये कहाँ भागी जा रही है। ये इतनी बेचैन क्यों हैं, कौन इन्हें शांत करेगा। बर्फ पिघले पहाड़, हरी घाटियाँ, मुकुट के रूप में स्थिर पर्वत श्रेणियाँ, कहीं समतल भूमि आदि के क्षेत्र में बहती है। देवदार, चीड़, सरो, सफेदा के जंगलों में पहुंचकर इनकी गति धीमी हो जाती है। अल्हड़ नडखट नदियों से पिता हिमालय कितना परेशान होता होगा। शब्दार्थ लिखिए। विराट मतलब महान, अतिरिक्त मतलब प्यासा, बंधुर मतलब मुकुट, बंधुर आदित्यकाएं मतलब ऊपर की सपाट भूमि, सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपत्यकाएं मतलब घाटियां। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब क्या, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को नद कहा जाता है, नदी भी नहीं कहा जाता। इतनी विशाल है ये कि इन्हें पुल्लिंग, उसकी विशालता दर्शाने के लिए इन्हें नद कहते हैं, पुल्लिंग लिंग में बुलाते हैं। तो इतनी विशाल है कि इसके सामने ये बाकी सारी नदियाँ काफ़ी छोटी छोटी है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। फिर मानवीकरण किया है। क्या है वो? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित। हिमालय इतना दयाद्र है कि लोगों के पालन पोषण के लिए उसके उसके दिल में जो दया है, उस 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 दयाद्र होकर उसकी एक एक बूंद से ये दो महानदियाँ बहती है, जो समुद्र की ओर बहती हुई समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। अगर इसने दया नहीं की होती तो ये नदियाँ नहीं बहती, और ये नदियाँ नहीं बहती तो लोगों का पालन पोषण नहीं होता, हम लोगों को जल के रूप में अमृत नहीं मिलता, और ना ही इतने जीव वहाँ पर पल पाते। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। बहुत भाग्यवान है वह समुद्र जिसे इन दो महानदियों का जल प्राप्त होता है, उसमें जाकर ये मिलती है। उसे दामाद बनने का सौभाग्य मिला है, हिमालय का दामाद बनने का। इन बेटियों के कारण समुद्र को हिमालय का दामाद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिंध और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते ही अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आती है। सिंध और ब्रह्मपुत्र दयालु हिमालय का दिल पिघलने से बनी है। पर्वतराज हिमालय अपनी बेटियों का विवाह समुद्र से करने वाले हैं। पूर्ण अनुच्छेद में मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, नहीं, यहाँ पर किया गया है। किया
जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। जिसने केवल नदियों को मैदानों में ही देखा है, पर्वतों पर नहीं देखा, उसके दिमाग में, उसके मन में ये बात आ ही नहीं सकती कि इनका स्वरूप इतना छोटा रहा होगा और इतनी चंचल रही होगी, इतनी अल्लड़ रही होगी, इतनी नटखट रही होगी। माँ बाप की गोद में नंग अधंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं हुई। जब मैंने पर्वत श्रेणियों पर इन्हें देखा तो मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया। जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए यह रूप आकर्षक नहीं है, क्योंकि रोज जो उन्हें देखता है, अगर हम रोज किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी जो उस चीज़ के प्रति जो आकर्षण होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसीलिए वे लोग इस बात को देखकर चमत्कृत नहीं होते, आकर्षित नहीं होते। लेकिन मैंने जब इन्हें पहली बार इनके दो विभिन्न रूप देखे तो मैं देखता ही रह गया। तब मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय, तभी मेरे मन में कल्पना आई कि हिमालय तो सच में इनका बाप है और समुद्र इनका पति है। इसीलिए मैंने हिमालय का दामाद कह दिया। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों का शांत रूप देखा होगा वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे बच्चियां बनकर हिमालय की गोद में कैसे खेला करती। इसलिए लेखक समुद्र को हिमालय का दामाद संबोधित करता है। पहाड़ी आदमी के लिए दृश्य सामान्य रहा होगा, किंतु जिस व्यक्ति ने मैदानों पर इन्हें देखा होगा वह विस्मयाभिभूत हुआ होगा। लुभावना मतलब आकर्षक, झिझक मतलब शर्म। कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था। कालिदास संस्कृत के महान लेखक हो चुके हैं, कवि हो चुके हैं, सॉरी। और उन्होंने उनका जो काव्य संग्रह है मेघदूत नाम से, उसमें कहा कालिदास उसका एक पात्र है विरही यक्ष एक पात्र है। तो जिस प्रकार युधिष्ठिर को यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, वैसे ही एक देवलोक के एक जाति का नाम है, उसको यक्ष कहा जाता है, जो राक्षसों की योनि का माना जाता है, लेकिन राक्षसों की योनि में अच्छा होता है। वो संरक्षण करने का काम करते हैं, यक्ष और राक्षस संहार करने का काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। जब तुम मेघ मतलब बादल को दूत कहा है, और जब तुम नदी के ऊपर से जाओगे तब वहाँ पर बरस कर जाना। वो तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी, वो तुम्हारे लिए विह्वल है, और जब तुम उस पर अपना प्रेम का प्रतिदान दोगे, तुम उस पर अपना प्रेम बरसाओगे तो वो प्रसन्न होगी। मतलब इस प्रकार कालिदास ने भी नदियों का प्रेयसी के रूप में क्या किया है, मानवीकरण ही किया गया। यह बात उन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद महाकवि को भी तो नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब जीता जागता। उन्होंने भी तो नदियों को प्रेयसी के रूप में देखा है। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, जुदा जुदा मतलब अलग अलग देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि ये नदियाँ कहीं किसी की बेटियां हैं, तो कहीं किसी की प्रेमिका है, कहीं पालन पोषण करने वाली माता है, तो कहीं अल्लड़ बालिकाएं हैं। तो उसका मानवीकरण किए बगैर वो रहेगा नहीं। अर्थात कालिदास ने वेत्रवती नदी को प्रेयसी संबोधित किया। कालिदास ने भी नदियों का मानवीकरण किया। जिसने भी नदियों को मैदानों और पहाड़ों में अलग अलग रूपों में देखा होगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचा होगा। सचेतन मतलब जीता जागता, जुदा मतलब अलग अलग। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब सभी लोगों की माता है, वो तो सभी सबसे विशाल रूपक दिया हुआ है। किंतु माता अगर माँ है तो माँ बनने से पहले वो किसी न किसी की क्या रही होगी, पत्नी रही होगी, प्रेयसी रही होगी, फिर किसी की बेटी रही होगी, है? तो इस माँ कहने से पहले ये सारे रूप अपने आप आ जाते हैं। किंतु माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है।
और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जो छूट जाता है, वो है बहन का, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, बहन का स्थान कम कवियों ने दिया है नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, जहाँ से तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है, सतलुज नदी प्रवाहित होती है, जो पंजाब की तरफ जाती है। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। उसके नदी में पानी पैर छोड़कर बैठा तो मैं अपने आप मेरी थकान मिट गई और मेरा तन मन ताजगी से भर गया। और अचानक मेरे मन में पंक्तियाँ आ गई और मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लीला मतलब कार्य, तुम्हारे कार्य कैसे हैं, आश्चर्य में डालने वाले। हुआ मुदित मन हठी खुमारी, मेरा मन तो तुमसे तुम्हारे स्पर्श से क्या हो गया, आनंदित हो गया, और मेरी जो थकावट थी वो दूर हो गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसीलिए तो मैं तुम पर नौछावर होता हूँ। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम इसकी बेटी हो, इस हिमालय की बेटी हो, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारे लिए इतना चिंतित है कि सारा दिन रात शांत बैठकर तुम्हारे बारे में ही सोचा करता है। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, ये प्रकृति का एक क्या है, बैकग्राउंड है, एक पट है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। प्रकृति के पट पर खींचा हुआ सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत चित्र है, और उसी से तुम्हारी भी क्या हो, तुम्हारा उद्गम हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। काका कालेलकर ने नदियों असर डाला, अर्थात काका कालेलकर ने लोकमाता कहा है, क्योंकि वे सबका पालन पोषण करती है। माता पहले बेटी जरूर रही होगी, हम इन्हें प्रेयसी के रूप में भी देख सकते हैं, पत्नी के रूप में भी। काका कालेलकर इनका नया रूप देखते हैं बहन के रूप में, जो भाई के पीछे सदैव संकट में खड़ी रहती है। सतलज नदी की जय जयकार करते हुए कवि कहते हैं, तुम्हारे कार्य आश्चर्य में डालने वाले हैं। मेरा मन जिनसे आनंदित हुआ और आलस से दूर हुआ। मैं तुम पर न्यौछावर होता हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो। हिमालय चिंतित किंतु शांत है बेटियों की चिंता में। प्रकृति के पट पर अतुलनीय आश्चर्यजनक छाप हिमालय की है। बहन सतलज तुम्हारी जय जयकार हो। लेख से देखिए तो इस प्रकार ये पाठ प्रकृति का एक तरह से क्या करता है, मानवीकरण करता है। एक बार फिर से बताती हूँ, हिमालय पर्वत पर जो नदियाँ हिमालय से जिनका उद्गम होता है, वहाँ उनका रूप काफ़ी सूक्ष्म है, काफ़ी छोटा है, और जैसे ही वो मैदानों में उतरती है, वहाँ उनके साथ कई सहायक नदियाँ मिल जाती है, और उनका रूप काफ़ी विशाल और शांत हो जाता है, शांति से बहती है। इसलिए वहाँ पर वो संभ्रांत महिला की भांति दिखाई देती है, और मैदानों में पर्वतों पर वो अल्हड़ बालिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंत में वृद्धावस्था में वो फिर से कई भागों में बढ़ जाती है और अपने पति के साथ जाकर मिलती है, वो है समुद्र। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। माँ तो माना ही है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें बेटियों, प्रेयसी एवं बहन के रूप में भी देखते हैं। उन्हें दादी, मामी, मौसी की तरह भी उन्होंने देखा है। जब वे उसमें डुबकियाँ लगाते थे तो उन्हें दादी, मामी, मौसी की गोद की तरह अनुभूति होती थी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं, क्या विशेषताएं बताएगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी दो नदियां हैं। इनकी दो उपनदियां हैं, इनकी और दो उपनदियां तथा सिंधु उत्तर भारत के बड़े भूभाग को और ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वी भूभाग को सींचती है तथा जीवनदायिनी कहलाती है।
लेखक कैसे बनी है? लेखक के अनुसार ये कैसी बनी है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है, ऐसी कल्पना लेखक ने की है। हिमालय के अर्थात क्या? हिमालय, दयाद्र हिमालय के दया की बूंदों के इकट्ठा होने के कारण इन दो लोक कल्याणकारी नदियों की निर्मित हुई है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनना, सिंचाई की नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है, क्योंकि ये सभी प्राणी मात्र का, संक्षेप में कहे तो प्राणी मात्र का पालन पोषण करती है। अगर नदियाँ नहीं होती तो जीवन ही नहीं होता, जल ही जीवन है। 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही है, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। गंगा इसका बहुत अहम उदाहरण है। जब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है। प्राकृतिक रूप से नदी बह नहीं पाती, तो मानव के लिए अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता इसी के कारण समाप्त हो चुकी है। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। शिवशंकर, शिवजी हिमालय कैलाशवासी माने जाते हैं। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। तो पूरे भारत को के लिए वो जीवन दान देती है। मनाली को देवभूमि कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, मनाली को देवभूमि भी कहा जाता है। माना जाता है कि दशहरे के अवसर पर वहाँ पर ऐसा मेला लगता है जिसमें सभी देवताओं, सभी प्रकार के हमारे भारत में जितने देवता हैं वो सारे के सारे देवता इकट्ठा होकर उस मेले में जाते हैं। तो इस प्रकार यह एक विशेष बात है, इसीलिए इसको देवभूमि भी कहा जाता है। अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें माँ के समान ही कहना चाहेंगे, क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती है। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती है। एक सच्चे माँ एवं मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी, मतलब हित करने वाली है, और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त है। उसमें दिखावा अधिक और वास्तविकता कम है। अभी तक उसमें गिरने वाले कारखानों के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही है, जो निम्न है। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई। जल का कटाव रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन लगाने पड़ेंगे, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना, नदियों की सफाई को उचित व्यवस्था करना। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए।
नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उसमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस काम के लिए जागरूक नहीं हुआ, तब तक मन से यह काम नहीं करेगा, तब तक यह कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। केवल सरकार के करने से नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कोई योगदान न दे, लेकिन अहितकर काम करने छोड़ने होंगे। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। हमने देखे हैं विशेषण और उसके प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण इत्यादि प्रकार जो देखे हैं, है ना। तो इसमें देखिए, विशेषण और विशेष का तालमेल बनाना है, जोड़ियां बनानी है उचित। संभ्रांत महिला, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, चंचल नदियाँ, घना जंगल। समास के बारे में है, हम लोगों ने समास देखा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन में द्वंद्व समास उसमें भी देखा है, जैसे होड़ा होड़ी। उसके बाद द्वंद्व समास में दोनों समास मतलब क्या देखा हम लोगों ने कि संक्षेप में कहना। और द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं, समस्त जो पद होते हैं, दो पद जो होते हैं वो समान महत्व के होते हैं। दोनों पदों का महत्व कैसा रहता है? समान रहता है दोनों, इसीलिए उन्हें प्रधान कहते हैं। प्रधान मतलब समान महत्व के। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा और रानी की जगह राजा रानी, जिसका अर्थ होता है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। इन्हें खोजकर वर्णमाला के क्रम में लिखने के लिए कहा गया है, जैसे छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप, है ना। तो इस प्रकार ये है द्वंद्व समास। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। नदी मतलब नदी और दीन मतलब दोनों का अर्थ सार्थक है। दीन मतलब गरीब, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनको उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखना है, जैसे नदी है तो दीन कैसे हो गया? नदी जातिवाचक संज्ञा, दीन भाववाचक संज्ञा। रात जातिवाचक संज्ञा, तार भी जातिवाचक संज्ञा। जाता क्रिया हो गई, क्रिया उसका। ताजा, ताजा कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। भला भाववाचक संज्ञा, लाभ भाववाचक संज्ञा। राही जातिवाचक संज्ञा, हीरा जातिवाचक संज्ञा। नव भाववाचक संज्ञा, वन जातिवाचक संज्ञा। नमी भाववाचक संज्ञा, मीन जातिवाचक संज्ञा। नशा भाववाचक संज्ञा, शान भाववाचक संज्ञा। लाल भाववाचक संज्ञा नहीं, लाल जातिवाचक संज्ञा। रंग, लाल, लाल रंग। लाल व्यक्तिवाचक संज्ञा और लला जातिवाचक संज्ञा। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके स्वरूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा नाम वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर उन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज रोड पर झेनाब, झेलम, चेनाब, अजमेर और बनारस के। सतलुज को पुराना नाम है शतद्रुम। चेनाब को चंद्रभागा कहा जाता था। व्यास को विपाशा व्यास को कहा जाता था। रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, अजमेर, अजमेरू और आप सभी जानते हैं बनारस, वाराणसी।
उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती। इस वाक्य में नकारात्मक अर्थ दे रहा है, अर्थात उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके। इस प्रकार के अन्य उदाहरण है, राम शायद ही विद्यालय जाता होगा, आज शायद ही वर्षा होगी, शायद ही मैं तुम्हारे घर आ सकूंगा। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।